Hello students, welcome to our online portal. Today we are going to discuss about the chapter of 11th class chemistry, that is basic concepts of chemistry. So let's start with basic concepts of chemistry. Okay. पहली चीज़ ये होती है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द सब्जेक्ट कि आप जो पढ़ना चाह रहे हैं एक्चुअली सब्जेक्ट का मतलब क्या है या आपको क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले कि केमिस्ट्री क्या है और आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं अबाउट प्रिपरेशन, ओके। आप पढ़ते हैं अबाउट कंपोजिशन, then हम पढ़ते हैं about properties and chemical reactivity of substances. So first we have to know about the subject chemistry. What is chemistry? Okay. So हम यहाँ पे बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री की केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है या आप क्या कहेंगे केमिस्ट्री में आप पढ़ते क्या है। सो हम पढ़ते हैं अबाउट द प्रिपरेशन, यानी कि आप किसी चीज़ को या किसी सब्सटेंस को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस किस तरह से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं कि अगर आपने बनाया है शुगर सॉल्यूशन, अगर आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के अंदर आप शुगर को डिसॉल्व करते हैं, तो आप कंपोजिशन की अगर आप बात करें शुगर सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या होता है तो आप क्या करेंगे वाटर प्लस शुगर। सिमिलरली हम केमिस्ट्री के अंदर जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस होंगे, कंपाउंड्स होंगे, हम उनके कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज, जो भी कंपाउंड्स हम सिंथेसाइज करेंगे या जो ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये भी हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग विच इज मोर इम्पॉर्टेंट इज केमिकल रिएक्टिविटी। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट, मॉलिक्यूल किस तरह से रिएक्टिविटी शो करता है वो भी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। सो सबसे पहली चीज़ थी कि केमिस्ट्री क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो हमने कहा केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंसेस। द नेक्स्ट थिंग इज विच इज मोर इम्पॉर्टेंट डू वी स्टडी इन केमिस्ट्री, दैट इज मैटर। अब हम बात करते हैं मैटर की कि मैटर क्या होता है। लुक, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट मैटर। फर्स्ट थिंग इज कि मैटर होता क्या है, तो आपने पढ़ा है 10th क्लास तक, एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ऐसी कोई भी चीज जिसका क्या हो, कुछ ना कुछ मास हो एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो जगह घेरती हो। फॉर एग्जाम्पल दिस वाइट बोर्ड, इसका कोई ना कोई मास है और ये जहाँ पे रखा हुआ है उसने उतना स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये क्या है, कोई ना कोई मैटर। फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर, इस मार्कर का भी कोई ना कोई वेट है और ये जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो हम बोलते हैं कि ये क्या कहलाएगा, आपका मैटर कहलाएगा। तो ऐसे कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो जगह को घेरता हो। आप घर में एग्जाम्पल ले सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के, जैसे टीवी आप देख सकते हैं, टीवी मैटर है, या फिर आप बात करेंगे कि पानी जो होता है, पानी भी मैटर होता है। इसके अलावा आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सारी की सारी ही चीज़ें क्या होती हैं, मैटर होती हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देखिए क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टेट। स्टेट के बेसिस पर आप इसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। और स्टेट के बेसिस पर जब हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो उसके अंदर आ जाता है कि हमने कहा स्टेट्स ऑफ मैटर होती है हमारे पास थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट होती है हमारा सॉलिड, देन सेकेंड इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस। हम फैमिलियर हैं इन टर्म्स से कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है।
एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि सॉलिड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा जो मेटल होता है जिसके अंदर आप क्या कहेंगे कि पार्टिकल्स जो होते हैं, ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली अरेंज्ड होंगे, इतने ज़्यादा क्लोजली अरेंज होते हैं कि इनको मूवमेंट करने के लिए स्पेस नहीं मिलता है। या आप ये कह सकते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये फ्री मूवमेंट नहीं शो कर पाते हैं। क्लियर? क्योंकि इनके पास मूवमेंट करने के लिए स्पेस नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। साथ ही साथ हम क्या बोलेंगे कि जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोल देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर? तो यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यू कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होते हैं यहाँ पे हम कहेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसीलिए एक दूसरे पार्टिकल्स को क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं और इसलिए ये फ्री नहीं होते मूवमेंट करने के लिए। तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स का जो एक प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है कि ये मूवमेंट फ्रीली नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मीन पोजीशन से अप एंड डाउन वाइब्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये अपनी मीन पोजीशन से अप एंड डाउन वाइब्रेट कर सकते हैं। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ मूवमेंट ही है, बट ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट के अंदर होता है। तो यहाँ पे आप ये देखते हैं कि सॉलिड जो होते हैं इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली अरेंज होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं और आपका जो पार्टिकल होता है वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ओनली वाइब्रेट करता है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड्स का डेफिनेट शेप होता है एंड ऑल्सो डेफिनेट वॉल्यूम, और साथ ही साथ इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। सेकेंड थिंग, लिक्विड। अगर आप लिक्विड की बात करते हैं तो देखिए क्या होगा, लिक्विड जो होते हैं इसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं ये थोड़ा डिस्टेंस पर अरेंज होते हैं। डिस्टेंस कैसी होती है? मोर देन सॉलिड्स होती है, थोड़ा ज़्यादा दूरी पर ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो इनके पास क्या है, डिस्टेंस होने की वजह से ये फ्री टू मूव होते हैं, यानी कि ये इजीली मूवमेंट शो कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ बात करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं अट्रैक्शन फोर्सेस, जिनको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं, दीज आर वीकर देन सॉलिड। सॉलिड से क्या होते हैं? वीक होते हैं और इसी वजह से इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता कि ये क्लोजली एक दूसरे को हेल्प कर पाए। तो इसलिए ये क्या करते हैं? थोड़ा फ्री मूवमेंट शो करते रहते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट थिंग इज कि आपने कहा कि ये क्या करते हैं, इनका होता है डेफिनेट वॉल्यूम। इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट डेफिनेट शेप की अगर आप बात करें तो लिक्विड्स का शेप डेफिनेट नहीं होता है। लिक्विड्स कभी भी डेफिनेट शेप के नहीं होते। वॉल्यूम डेफिनेट हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, बट उनका शेप जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता। जैसे कि अगर आप देखेंगे, अगर आपने 1 लीटर वाटर को लिया है, आप उसको बॉटल में प्लेस करेंगे तो वो बॉटल का शेप ले लेगा। अगर आप उसी 1 लीटर को किसी बर्तन के अंदर डालेंगे तो वो बर्तन का आकार ले लेगा और इसी तरह से वो डिफरेंट शेप आपको शो कर सकता है। तो इसीलिए उसका डेफिनेट शेप तो नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। अगर आपने वाटर बॉटल के अंदर 1 लीटर लिया है तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा, अगर आपने उसको किसी बर्तन में डाल दिया है तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होता। द नेक्स्ट थिंग इज गैसेस। गैसेस के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की अगर आप बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं और इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं कि ये इजीली मूव करते रहते हैं सब तरफ। दूसरी बात, अगर आप पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्स की बात करेंगे तो ये सबसे वीक होता है। इट मीन्स वीकेस्ट फोर्स होता है यहाँ पर, और इसलिए पार्टिकल्स एक दूसरे को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते और पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रहते हैं। रही बात कि डेफिनेट वॉल्यूम या डेफिनेट शेप इनका क्या होता है, तो देखिए ना तो इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट
नहीं होगा और ना ही इनका डेफिनेट शेप होता है, और इनका शेप भी डेफिनेट नहीं होता है। क्लियर? तो ये तो हमने बात की किसकी, स्टेट्स पे, कि मैटर जो होता है उस मैटर का अगर आप स्टेट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो स्टेट्स उनकी होती है 3, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्लियर? सॉलिड के अंदर आपने देख लिया कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इसी तरह से हमने लिक्विड के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की, एंड देन हमने बात की कि गैस के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे वो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंसेस, कि भैया आपका जो मैटर है उस मैटर के अंदर कौन कौन से कंपोजिशंस हो सकते हैं, किस तरह से वो आपका बना हुआ हो सकता है। तो इसीलिए अब उनको हम क्लासिफाई करते हैं कंपोजिशन के बेसिस पे। देखो मैटर को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड द सेकेंड वन इज मिक्सचर। ओके, पहले हमने मैटर को क्लासिफाई किया है प्योर सब्सटेंस में एंड मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकंड इज कंपाउंड। ओके, दीज आर फर्दर डिवाइडेड। एलिमेंट्स को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ये हम इसको 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फिर आती है बात कंपाउंड की, तो कंपाउंड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हम डिवाइड करते हैं इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिक्सचर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मिक्सचर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो ये हमने क्लासिफिकेशन किया है मैटर का कंपोजिशन के बेसिस पर, किस तरह से आपका मैटर बना हुआ होता है उसको हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस। देखो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कांस्टेंट कंपोजिशन। अगर आप बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की तो इनका कंपोजिशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, वेरिएबल नहीं होता। बट इन मिक्सचर आप क्या कहेंगे? कंपोजिशन इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट, और या फिर आप कह सकते हैं इट इज वेरिएबल, और वी कैन से दैट कांस्टेंट नहीं होता है तो कंपोजिशन कैसा होता है? इसका वेरिएबल होता है। राइट, अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस में हमने कहा कि इनका कंपोजिशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स पार्टिकल्स या फिक्स एलिमेंट से मिलकर के बने हुए होते हैं। प्योर सब्सटेंस को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है एलिमेंट। एलिमेंट देखो क्या होता है, एलिमेंट जो होता है इसकी अगर आप बात करें तो एलिमेंट को भी आप 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक एलिमेंट जो होते हैं ये तो या फिर सिंगल एटम्स से बने हुए हो सकते हैं, इधर दीज आर फॉर्म्ड बाय सिंगल एटम्स, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे जिंक मेटल की, या आप बात करेंगे सोडियम मेटल की, या आप कॉपर मेटल ले लीजिए, या फिर आप कुछ भी ले लीजिए कोई दूसरा, जैसे कार्बन की बात कर ली आपने। ये सारे कैसे होते हैं? एलिमेंट्स सिंगल एटम के फॉर्म में होते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मोर देन 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट, सॉरी मोर देन 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 2 एटम्स। यहाँ पे हो सकता है मोर देन 1 एटम। अगर मोर देन 1 एटम की आप बात करते हैं तो मोर देन 1 एटम जो होता है उसके कंपोजिशन को आप मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में आपको मिलते हैं। जैसे कि आपने कहा हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट आपको मिलता है हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, H2 की फॉर्म में। तो H2 की फॉर्म में मिलता है तो ये कैसा है? एक बायोमॉलिक्यूलर एलिमेंट है आपका। दूसरी चीज़ अगर आप गैस की बात करें नाइट्रोजन गैस, तो वो भी N2 की फॉर्म में रहती है, यानी कि 2 एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर
अगर आप बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर भी 2 आपके जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और एक मॉलिक्यूल को फॉर्म कर देते हैं। सिमिलरली अगर आप ओजोन की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 एटम्स कंबाइन होकर के और एक मॉलिक्यूल को फॉर्म कर देते हैं। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट है। यानी कि ये एलिमेंट्स जो होते हैं आपके, ये सिंगल एटम्स से भी मिलकर के बने हुए हो सकते हैं और मोर देन 1 एटम से बने होते हैं। बट जब आप एलिमेंट की बात करते हैं तो जो मोर देन 1 एटम्स होते हैं ये दोनों सेम एटम्स के होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। जैसे कि आपने कहा हाइड्रोजन गैस, तो दोनों एटम्स जो होंगे वो हाइड्रोजन के ही होंगे। सिमिलरली अगर आपने कहा नाइट्रोजन गैस, तो दोनों जो एटम्स होंगे वो नाइट्रोजन के ही होंगे। इसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो दोनों जो एटम्स होंगे वो ऑक्सीजन के ही होंगे। तो यहाँ पर आपका एलिमेंट जब होता है तो उसमें एटम्स सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। क्लियर? अब देखो एलिमेंट को आपने फर्दर किस में डिवाइड कर दिया, मेटल के अंदर, जैसे सोडियम, जिंक, कॉपर, ठीक है। इस तरह की जो भी आपके पास रहेंगी ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स। तो हमने उनको क्लासिफाई कर दिया फर्दर कि वो कैसे होंगे, मेटल्स। तो आपके एलिमेंट्स मेटल भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स नॉन मेटल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये जितने भी हुए, सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सब कैसे एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज मेटलॉइड। मेटलॉइड के अंदर क्या हो जाता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज को ले होते हैं, तो इसीलिए उनको हम क्या बोल देते हैं, मेटलॉइड्स बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। तो ये जो भी एलिमेंट्स होंगे आपके वो मेटलॉइड नेचर के होते हैं। इस तरह से हमने एलिमेंट्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया, 3 पार्ट्स में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जब मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम, आप मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम बोल सकते हैं, आप मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट भी बोल सकते हैं। When more than 1 type of atoms or more than 1 type of elements are combined together, then the formation of compound takes place. ठीक है, वहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ जो प्रोपोर्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि जो 2 या मोर एलिमेंट्स आपके यहाँ कंबाइंड होंगे उनका प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने बोला H2O, वाटर मॉलिक्यूल की अगर आप बात करते हैं तो कंपोजिशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट। यानी हाइड्रोजन के एटम्स ऑलवेज 2 और ऑक्सीजन का एटम ऑलवेज 1 ही प्रोपोर्शन में कंबाइन होगा। अगर आप बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पे भी आप कहेंगे कि सेम कॉम्पोजिशन या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन रहेगा, इनका प्रोपोर्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि कार्बन का हमेशा 1 एटम ऑक्सीजन के ऑलवेज 2 एटम से ही कंबाइन होता है। कहीं भी चले जाइए आप, लेकिन ये कंपोजिशन या ये जो प्रोपोर्शन आपका है ये चेंज नहीं होगा, ये वेरी नहीं करेगा। और इसीलिए कंपाउंड्स में हम बोल देते हैं कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन या रेशियो होता है। अब आपने कहा कि कंपाउंड्स को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इनऑर्गेनिक, जैसे कि आप कह सकते हैं NaCl, जैसे आप बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, ये जितने भी होते हैं हमारे कंपाउंड्स ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक की अगर आप बात करें तो मीथेन, या फिर आप कह सकते हैं एथेन एक्सेट्रा। ये जितने भी होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली क्या होते हैं, कार्बन के ही बने हुए होते हैं। नेक्स्ट वन इज मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर का मतलब होता है कि जब यहाँ पर आपके कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, देखिए सेम चीज़ है, मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट, मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पर प्रोपोर्शन जो है, रेशियो जो है, विल नॉट कांस्टेंट नहीं होता है। ये रेशियो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है। आप जैसे चाहे उसको वेरी कर सकते हैं। लेकिन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि अगर हम नींबू पानी बनाते हैं या हम चाय बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो सब अपने अपने टेस्ट के अंदर उसके अंदर शुगर अप्लाई कर सकते हैं। कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, तो सब लोग उसको वेरी कर सकते हैं। वो क्या है, एक मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। तो वहाँ पर देखो कभी भी कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन नहीं होता। कभी 1 चम्मच शक्कर से भी काम चल जाता है, तो कभी 2 चम्मच शक्कर भी कम हो जाती है। तो ये अमाउंट यहाँ पे क्या होता है, कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होता। इसी को हम क्या बोल देते हैं, मिक्सचर बोल देते हैं। कि मिक्सचर के अंदर प्रोपोर्शन जो होता है आपके 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का, वो कभी भी फिक्स नहीं होता। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। होमोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है थ्रू आउट द बल्क particles are
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी एक तो आप ये कह सकते हैं कि जब होमोजेनस मिक्सचर की हम बात करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, पूरी तरह से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। दूसरी बात जो हम कहेंगे वो ये है कि यहाँ पे जो भी आप देखेंगे थ्रू आउट द बल्क, जितना भी आपने मिक्सचर लिया है उसके अंदर आप देखेंगे कि पार्टिकल्स जो होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और उनका जो कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। कंपोजिशन विल बी यूनिफॉर्म। जैसे शुगर सिरप या शुगर सॉल्यूशन की आप बात कर सकते हैं। शुगर सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं और आप वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व कर देते हैं तो आप देखेंगे कि शुगर कंप्लीटली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। और जब वो उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको पार्टिकल्स कहीं अलग अलग दिख रहे होंगे कि शुगर के पार्टिकल्स अलग है, वाटर के पार्टिकल्स अलग है। अगर आप उसे सेपरेट भी कर लेते हैं, आप उसको स्ट्रेन कर लीजिए, दो अलग अलग ग्लासेस के अंदर उसको आप ले लीजिए, बट आप क्या देखेंगे कि उसका टेस्ट जो होगा वो सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ग्लास का जो आपका शुगर सॉल्यूशन है वो ज़्यादा मीठा होगा एक्सेस में और दूसरे का कम होगा। इस सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर या होमोजेनस सॉल्यूशन आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। थ्रू आउट द बल्क यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स जो होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे वो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स हुए हुए नहीं रहते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का यूनिफॉर्मली नहीं होता। इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं कि मान लीजिए आप देखते हैं कि घर में अगर हम कुछ भी ग्रॉसरीज लेकर के आते हैं तो पल्सेस जो आप लेकर के आते हैं उन पल्सेस के अंदर आप देखेंगे या तो स्टोन पार्टिकल्स या तो आप देखेंगे कुछ सैंड पार्टिकल्स या कुछ दूसरे उसके अंदर पल्सेस के पार्टिकल्स मिक्स हो सकते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पर कभी भी वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकते। हो सकता है किसी पार्ट के अंदर आपको स्टोन्स या आपके जो सैंड पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा मिल जाए और ये भी हो सकता है कि किसी भी पोर्शन के अंदर आपको बिल्कुल भी ना मिले। या दूसरे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि मान लीजिए आप एक ग्लास लीजिए, एक ग्लास वाटर के अंदर आप सैंड को डिसॉल्व करके देख लीजिए, आप देखेंगे कि सैंड उसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती और आप उसके अंदर अलग अलग पार्टिकल्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ पार्टिकल्स आपको उसके वाटर के जो लेवल होगा उस पर फ्लोट करते हुए दिखेंगे, आप देखेंगे कि वाटर का कलर भी चेंज होकर के ब्राउनिश हो जाएगा और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपको तले के ऊपर या बटन के ऊपर जो है बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो इसको भी हम किसका एग्जाम्पल कह सकते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। सो दिस वॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड स्टेट्स। अब इसके बाद जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।